हाँ हाँ बच्चे आ जाओ आ जाओ। चलो तो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्या बच्चे तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो? मजा आ रहा है तुमको? तुम्हें कल बोल रहे थे ना तुमको एमपी से मिल रहा है। वो कहाँ गया वो? अच्छा हाँ। अच्छा मुझे लगा वो चला गया। ओके। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की री क्लास आज ऑफ रहेगी। मंडे से री क्लास एज पर शेड्यूल रहेगी। ये नहीं पता मुझे। चलो आ जाओ बच्चा। हाँ हाँ ये आ गया बच्चा। ठीक है। मुझे लगा तुम जो है अपना एंजॉय कर रहे हो अब जीवन। डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है बच्चे डॉक्यूमेंट में? करवा दो। वो तो अभी टाइम तुमको सेकंड काउंसलिंग तक मिलेगा उसमें। जल्द। तो फिर भयानक तरीके से पढ़ते जाओ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो है हमने फर्मेंटेशन पढ़ लिया था। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की। आज आ जाओ बच्चा आ जाओ। वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। सब बच्चे ध्यान देना। क्या वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस को हम इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। भले ही हमारी एनसीईआरटी यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हेडिंग डाल देती है, बट इसका मतलब ये मत समझना कि ग्लाइकोलाइसिस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन में इंक्लूड नहीं करते। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो भी हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे, जब हम फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो भी हम ग्लूकोज से ही स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? लेकिन हमने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का अभी तक डायरेक्ट यूज नहीं आया था, और उसके बाद पायरुविक एसिड जो बना था उसके पास तीन ऑप्शन थे। या तो वो अल्कोहल बना सकता है, वो लैक्टिक एसिड बना सकता है, या फिर वो पूरी तरीके से CO2 में टूट सकता है। तो यदि वायवीय श्वसन को हम आगे देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस पायरुवेट का क्या होगा कि वो पायरुविक एसिड जो है वो कहां एंटर कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है। और वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर दो क्रूशियल चीजें होंगी, दो क्रूशियल स्टेप होते हैं वायवीय श्वसन में। क्या कि पायरुवेट या पायरुविक अम्ल के सभी कार्बन CO2 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन या फिर बोल सकते हो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को NAD एवं FAD द्वारा ग्रहण करके NADH2 एवं FADH2 बना दिया जाता है। क्या कोई बच्चा समझ रहा है कि ये लाइन किसके बारे में बात कर रहा है? कोई बच्चा समझ रहा है? ये लाइन बात कर रहा है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के बारे में कि कौन सी प्रक्रिया होगी जिसमें सारा कार्बन CO2 के रूप में निकल जाएगा और जितना भी जगह पे ऑक्सीडेशन होगा वहां NADH2 और FADH2 बनेगा। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल होगा। जो हमारी एनसीईआरटी में क्रूशियल स्टेप लिखा है उसमें पहला स्टेप क्या है? ये जब भी इस लाइन को पढ़ोगे तो इस लाइन को लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल समझ के पढ़ोगे, तुरंत समझ आ जाएगा कि अच्छा सारे CO2 निकल जाएंगे और सारा हाइड्रोजन जो निकला होगा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में वो कौन लेगा? NAD और FAD, NADH2 और FADH2 बनाएगा। क्या बात समझ में आ गई? फिर क्या होगा? फिर फाइनली क्लाइमेक्स में आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑक्सीजन की। सारा हाइड्रोजन किसको निकालना चाहिए था? ऑक्सीजन को। वही तो ऑक्सीकरण करने वाला कंपाउंड है यहाँ पर, मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो एक्चुअल में क्या होगा? फिर फाइनली आ जाएगा ऑक्सीजन। कौन सी प्रोसेस में? ETS में। ETS और ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण में। और वहां पर वो क्या करेगा? वो ये NADH2 और FADH2 जो है उनसे सारा हाइड्रोजन खुद छीन लेगा और क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है सेकेंड स्टेप के अंदर? सभी NADH2 एवं FADH2 से हाइड्रोजन या फिर क्या बोल सकते हैं प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो कि क्या है? एक बाह्य इलेक्ट्रॉन
ग्राही है, एक्सेप्टर है, द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा इससे एटीपी का निर्माण हो जाता है। समझ गए क्या सब बच्चे? तो ये जो दो क्रुशियल स्टेप है, मुख्य पद है वायवीय श्वसन के, ये दो मुख्य पद किसको बता रहे हैं? ये दो मुख्य पद बता रहे हैं कि भाई ये दोनों प्रक्रिया से पायरुविक अम्ल जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा CO2 में और ऑक्सीकृत हो जाएगा, और फाइनली ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को लेकर के खुद तो पानी पानी हो जाएगा और एटीपी का निर्माण कर देगा। ठीक है, लिख डालो फटाफट। क्या फर्मेंटेशन तक सभी बच्चों ने एनसीईआरटी से पढ़ लिया था ना? यस, सेम डे पढ़ते जाओ, बस सेम डे पढ़ते जाओगे आसान हो जाएगा जीवन। यस बच्चे, लिख डालो जल्दी, पहले फिर लिंक रिएक्शन लिखते हैं। हाँ बच्चे, O2 बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्राही, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस, कुछ बोले फॉस्फोरिलेशन नहीं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, हिंदी में लिखना चाहो तो ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण ऑफ पायरुविक एसिड। हाँ, जिस बच्चे को हिंदी में लिखने में ज्यादा आसानी लगती हो वो हिंदी में लिख ले, और जिसको अंग्रेजी चलती हो थोड़ी बहुत इंग्लिश में लिख ले। लिंक रिएक्शन जो होता है उसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड बोलते हैं। कहां पर चलती प्रक्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। पहले लिख लिया था एक साथ ही सब कहां कहां क्या चलता है। पायरुविक एसिड आ चुका है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी वायवीय श्वसन होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे की रिएक्शन के एंजाइम जो होते हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। और हमने देखा कि पायरुविक एसिड जिसका फॉर्मूला तो तुम लोग जानते ही हो, CH3COCOH। कितने पायरुविक एसिड? एक की दो? क्यों दो? क्योंकि हमने एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनाया। पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? कोई बताओ मुझे, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? बताओ कोई। क्या तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी एसिटाइल ग्रुप नहीं पढ़ा है? क्या होता है वो? दो कार्बन CH3CO ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप होता है कि नहीं होता है? यस। अब तुम खुद सोचो कि पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला तुमको पता है, एसिटाइल ग्रुप बन गया है, और ये किससे जुड़ा है? एक कोफैक्टर से जुड़ा है, को एंजाइम में। कोफैक्टर समझते हो ना, किसी एंजाइम के ऊपर जो उसके काम करने में हेल्प करने के लिए जो फैक्टर होता है, जो क्रियाधार से बॉन्ड वॉन्ड बनाता है, तो को एंजाइम में जुड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम तो देख रहे हैं कि इससे बन गया है, ये बन गया है। क्या होता हुआ दिख रहा है? CO2 की छुट्टी होते हुए दिख रही है क्या? हाइड्रोजन की छुट्टी होते हुए दिख रही है क्या? इसका मतलब क्या बोलूं मैं? क्या ऑक्सीकरण हुआ? क्या विकार्बोक्सिलीकरण हुआ? क्या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट बोल दूं क्या? 3 कार्बन से 2 कार्बन बन गए क्या? यस, ये तो बहुत ही आसान है, तो हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है।
यदि हमको पायरुविक एसिड का फॉर्मूला पता है, हमें एसिटाइल ग्रुप का पता है, तो हमें पता है कि सच में यही हुआ। क्या हुआ कि CO2 निकल गया, क्योंकि दो दो पड़ रहे इसलिए 2 CO2 निकल गया और हाइड्रोजन निकल गया। इसका मतलब NAD से क्या बन गया, NADH2। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है किसका, पायरुविक एसिड का। क्या बातें समझ में आ गई सब बच्चों को? एंजाइम का नाम कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? जोर से बोलो, बोलो। डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहां पर एक्चुअल में 3 एंजाइम होते हैं इसके अंदर जो मिलके काम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखना, कोई बच्चे कार्बोक्सिलेज बोलते हैं, इसमें कार्बोक्सिलेज नाम का कोई नहीं है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स से ध्यान रखना, कार्बोक्सिलेज डीकार्बोक्सिलेज नहीं है। तुमको मैंने बताया जब भी रिएक्शन में NADH2 दिख जाए, आंख बंद करके डीहाइड्रोजिनेज लगा देना, फिर कुछ नहीं देखना है इधर उधर। बोले हमें तो CO2 दिख रहा है, अरे देखो ही मत, दिख क्या रहा है, NADH2 दिख गया ना, बस एंजाइम का नाम जो है वो लिख दो, डीहाइड्रोजिनेज। हाँ नहीं, मतलब टेस्ट में एंजाइम में सिर्फ कौन से एंजाइम आएंगे, वही जो हम चैप्टर के साथ साथ में पढ़ रहे हैं। जितना मान लो मैंने तुमको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, उसमें कुछ एंजाइम के बारे में मैंने तुमको कहीं पढ़ाया, तो उन एंजाइम की कि ये एंजाइम ये काम करता है, या इस एंजाइम की ये प्रॉपर्टी है, या कुछ ऐसा है, तो वो है ना, उस टाइप की चीज एंजाइम। क्योंकि एंजाइम चैप्टर वास्तव में मैंने पहले इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो एंजाइम चैप्टर हमारा पैरेलल में चल रहा होता है, तुम्हें पता नहीं बैकग्राउंड में चल रहा है। केम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बता दूंगा। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है, वहां पे जाकर मुझे बोलना है देखो ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, ऐसा हो जाएगा। तापमान का क्या फर्क पड़ता है एंजाइम के ऊपर, कौन क्या कोई एंजाइम किसी पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, अरे भाई पता है। तो उसी टाइप की चीजें जो है वो, और फिर वहां के जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो हमको देखने रहेंगे। ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में, किस एंजाइम के हेल्प से। अब क्योंकि इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइम है, यहां पर बहुत सारे कोफैक्टर जो होते हैं, सहकारक जो होते हैं एंजाइम के, वो यहां पर काम करते हैं। कौन कौन से कोफैक्टर है? क्या NAD एक कोफैक्टर होता है? यस, NAD एक कोफैक्टर होता है। जब हम इस पूरे, यदि मैं इसको पूरे डिटेल को देखूं एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, तो उसमें मुझे FAD भी मिलेगा। FAD भी इसमें कोफैक्टर होता है। क्या इसमें कोएंजाइम ए भी एक कोफैक्टर है जो एसिटाइल से जुड़ा हुआ रहेगा? यस, कोएंजाइम ए है। उसके अलावा एक नाम ध्यान रखना, लिपोइक अम्ल, लिपोइक एसिड, एक कोफैक्टर होता है TPP, 2 फॉस्फेट, थियामीन या थायमीन, विटामिन B1 वाला, पायरोफॉस्फेट। और सिर्फ एक अकार्बनिक कोफैक्टर Mg+2। तो इतने सारे कोफैक्टर यहां पर काम कर रहे हैं। क्या कोई यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि लिंक रिएक्शन में कितनी ऊर्जा बनती है, तो क्या उत्तर दोगे? लिंक रिएक्शन में कितनी ऊर्जा बनती है, क्या आंसर दोगे? जिन बच्चों ने भी कसम खा रखी है कि नहीं हमें तो अपनी सीट दूसरों को ही देनी है, वो 2 NADPH2 या 6 ATP उत्तर देंगे। यस, मेरे बताने के बाद सही आंसर क्यों आ रहा है? हम हजारों बार ये बात कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, फिर भी क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुम पहले गलत आंसर देते हो, फिर मैं तुम्हें डायलॉग देता हूं, फिर तुम सही आंसर देते हो। अरे भाई एग्जाम में मैं डायलॉग देने के लिए नहीं रहूंगा। हाँ, तो इसलिए सुधर जाओ कि जब तक तुम्हें 2 लिंक रिएक्शन नहीं बोलूं, या 2 पायरुवेट नहीं बोलूं, या एक ग्लूकोज से जो चलने वाली लिंक रिएक्शन नहीं बोलूं, तो अपने मन से डबल मत किया करो। बोल रहे कि सर हम क्या करें, हम जो है वो थोड़े से ध्यान रखो, ठीक है, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। जब तक 2 साइकिल के लिए या 2 रिएक्शन के लिए नहीं पूछा जाता है, अपने मन से डबल नहीं कर देना, अदरवाइज तुम्हारी सीट पे कोई और बैठा हुआ होगा। हाँ, तो NADH2 प्रोड्यूस्ड इन 2
लिंक रिएक्शन। टू NADH2, दो लिंक रिएक्शन की बात करूंगा तभी दो NADH2 बोलूंगा। मैं दो की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें एक ग्लूकोज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, 2 × 3 इक्वल टू कितने एटीपी के बराबर ऊर्जा, 6 एटीपी। क्या ये क्रिया आधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण है, SLP है? क्या ये ETS के द्वारा बनेगा? यस, ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई बात समझ में? इसके द्वारा ये 6 एटीपी बन जाएंगे। क्या लिंक रिएक्शन क्लियर है? बिल्कुल ओके, वेरी गुड। हाँ, पायरोफॉस्फेट है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, क्या ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है? क्या इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं? क्या इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं? यस, बिल्कुल। हाँ, पायरोफॉस्फेट, अच्छा फॉस्फेज लिख दिया क्या? पायरोफॉस्फेट, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र में कौन भाग लेगा? एस्टाइल कोएंजाइम में। इस चक्र का पहला सदस्य जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। इस साइकिल का फर्स्ट मेंबर जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा सिट्रिक एसिड। क्या सिट्रिक एसिड जो है उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा और साथ में पानी की भी जरूरत होगी। प्रथम उत्पाद बनाएगा क्या? सिट्रिक एसिड। एंजाइम का नाम क्या रखना चाहिए? सिट्रेट सिंथेज। किसका निर्माण हुआ? सिट्रिक एसिड का। तो सिट्रेट सिंथेज, नहीं फॉस्फोराइलेशन काम हुआ बच्चे। ये लाइगेज कैटेगरी का है, बहुत सारी चीजों को जोड़ के एक बड़ा यौगिक बनाने वाला लाइगेज होता है। हाँ, ज्यादातर, हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका निर्माण हुआ ना, जैसे एटीपी का निर्माण हुआ तो एटीपी सिंथेज बोल दिया था, वैसे ये सिट्रेट का निर्माण है तो सिट्रेट सिंथेज। पहले एक बार मैं सारे इंटरमीडिएट्स लिख देता हूं। हाँ बच्चे, क्या बोल रहा चाह रहे हो? लाइकेन, लाइगेज, लाइगेज किस में काम आता है? बायोटेक में, यस। तो वो लाइगेज जो है उस कैटेगरी के बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो डीएनए लाइगेज जो डीएनए को जोड़ दे। सिट्रेट सिंथेज भी लाइगेज है जो किसको कर ले, इन दोनों को जोड़ ले ताकि सिट्रेट बन जाए, उसी टाइप की रिएक्शन। सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड
फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। बताओ बोर्ड पे कितने चक्कर चल रहे हैं? बोलो कितने चक्कर चल रहे हैं? एक ही चक्कर चल रहा है क्या? ठीक से देख लो सब बच्चे, 2 चक्कर चल रहे हैं। क्यों 2 चक्कर चला रहे हैं हम यहां पर? यस, क्योंकि एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 एसिटाइल को एंजाइम अभी तक आए हुए थे और हम पूरे एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना चाहते हैं, इसलिए हम 2 चक्कर चला रहे हैं। बच्चों को समस्या आती है कि सर क्रेब्स साइकिल के अंदर किसके बाद में क्या प्रोडक्ट बनता है वो हमें याद नहीं रहता है, साइकिल में उल्टा पुल्टा हो जाता है सर। तो यस, बहुत सालों पहले की बात है, जब मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बच्चे ऐसे ही बोलते थे। मैंने उनको बोला 2-3 बार लिख लिख के पढ़ोगे याद रहता है बच्चे, लेकिन वो तुम्हारी तरह ही नालायक बच्चे थे। 2-3 दिन बाद फिर से आ गए, सर याद नहीं हो रहा है, कुछ हेल्प करो, मदद करो, त्राहिमाम करने लगे। तो फिर उस दिन जो है मैंने पहली बार जीवन में पहली और आखिरी बार ट्रिक बनाई थी, और वो जो ट्रिक मैंने बनाई थी याद रखने की, वो फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बच्चों को काम आ रही है। ठीक है, तो तुमको जो है वो ट्रिक काम आएगी। यानी पहली समस्या जो है, तुम्हारे सारे समस्या का मेरे पास समाधान है, इसलिए ध्यान से देखते जाओ। पहली समस्या कि सर कैसे हम याद रखें कि किसके बाद क्या बनता है। देखो ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये इस चक्र का पहला सदस्य है, लेकिन पहला उत्पाद नहीं है। पहला उत्पाद कौन है? सिट्रिक एसिड, जिसकी बेसिस पे इसका नाम रखा है हमने सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, तो यदि तुम इसके सीक्वेंस को ध्यान रखना चाहते बच्चे, तो सबसे पहले एक बात समझो, एज्यूम करो कि मान लो तुम्हारी एक सिस्टर है और तुम्हारी सिस्टर का नाम है सिट्रिक। क्या नाम है तुम्हारी सिस्टर का? सिट्रिक। बुरे लग रहा है, अंग्रेज है अंग्रेज सिस्टर है हमारी। और तुम्हारी सिस्टर ये सिट्रिक जो है वो एक गांव में रहती है जो तुमसे मिलने के लिए आ रही है। बोले नाम अंग्रेज जैसा, रहती है गांव में बड़ा सपोज करना पड़ेगा इसको। मान लो अमेरिका के गांव में रहती है और वो तुमसे मिलने के लिए आ रही है, और जब तुमसे मिलने के लिए तुम उस दिन बहुत खुश हो और ये राइम जो है वो गुनगुना रहे हो। क्या बोल रहे हो कि सिट्रिक सिस आई, सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, सिट्रिक सिस आई, और का मतलब क्या है यहां पर? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। और एक कटोरी, यस एक कटोरी, तुमको पता पड़ रहा होगा किससे, इससे ज्यादा सिमिलर वर्ड तो हो ही नहीं सकता। एक कटोरी से ज्यादा सिमिलर, ये अपना खुद का नाम ही है बस, कि सीधे अल्फा कीटोग्लूटेरिक ही बना दे ट्रिक। ठीक है, तो एक कटोरी यानी अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, साथ साथ में, क्या तुम्हें 2 नाम बिल्कुल एक जैसे साथ साथ में एस एस करके दिख रहे हैं क्या? यस, सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सेनिक एसिड, उतना ही सिमिलर जितना साथ साथ में। यस बिल्कुल सही बच्चे। गांव से आई है तो तुम्हारे लिए क्या लाई होगी? फ्रूट लाई होगी, मलाई लाई होगी। यस, हेल्दी चीजें, फ्रूट, मलाई और लाई। तो सिट्रिक सिस आई और एक कटोरी साथ साथ में फ्रूट, मलाई और लाई। यस, तो यस पहली समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो यदि तुम बस बच्चे कंट्रोल योरसेल्फ। तो यदि तुमको सीक्वेंस याद रखने में दिक्कत आती है तो ये तुम्हें हेल्प कर देगा। तुम्हें बस इसको गुनगुनाते हुए 1-2 बार लिखना है, तुम्हें याद रहेगा किसके बाद में क्या बनता है। समस्या एक समाधान हो गया है। दूसरी समस्या की सर ठीक है, लेकिन हमको तो ये भी पता नहीं होता कि कहां CO2 निकलती है, कहां कौन सी एनर्जी बनती है, कहां कौन सा एंजाइम होता है, हम क्या क्या रटे इस जीवन में, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो 2 तरीके हैं, या तो हमको सबका फॉर्मूला पता हो, अपने आप हर कोई बता देगा कि आगे क्या होने वाले, वो तो और मुश्किल काम हो गया सर तो फिर आसान ही कुछ बता दो। ठीक है, तो आसान चीज देखो, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कितने कार्बन, एस्टाइल कोएंजाइम में कितने हो जाएंगे? सिट्रिक एसिड में 6, 3 कार्बन, तीनों पे COH ग्रुप होता है और एक पे जो है वो OH ग्रुप भी होगा। तो यहां पर सिट्रिक एसिड जो है
वो 6 कार्बन का है, यहां से मैं एक लाइन बना लेता हूं ऐसे, और सिट्रिक एसिड से लेकर के ऑक्जेलोसक्सिनिक तक सारा का सारा 6 कार्बन का कंपाउंड है। इधर सारे अल्फा कीटोग्लूटारेट जो बना यहां पर वो 5 कार्बन का बना, और इसके बाद वाले सारे 4 कार्बन। ये तुम्हें ये बता देगा कि CO2 कहां निकलेगी। पता पड़ रहा है क्या? क्या यहां पर CO2 निकलेगी? 2 चक्कर चल रहे, 2 CO2 निकलेगी। क्या यहां पर भी 2 CO2 निकलेगा? 2 चक्कर चल रहे तो 2 CO2, एक चक्कर में एक। क्या दिख गया तुम्हें? क्या तुम्हें पायरुवेट के सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट होते हुए दिख गए? यदि पायरुवेट के पास 3 कार्बन था, 3 जगह पे CO2 निकला होगा, और 2 पायरुवेट देख रहे हो तो 6 CO2 निकलते हुए दिखनी चाहिए। क्या तुम्हें दिख रहा है? 6 CO2 निकलते हुए दिख रहा है? बच्चे दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है, ठीक से देखो। 4 ही दिख रहा है तुम्हें? 6 दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें दिख रहा है, यस। बच्चे तुम्हें नहीं दिख रहा है 6? कितना दिख रहा है तुम्हें? 6 दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है बच्चे? नजरे घुमाओ बच्चे, नजरे घुमाओ। 2 यहां भी तो है भाई, पायरुवेट से बात कर रहे हैं, एस्टाइल को एंजाइम से बात कर रहे हैं क्या भाई? एस्टाइल एंजाइम के पास, एस्टाइल को एंजाइम के पास यदि 2 कार्बन थे तो 2 ही जगह CO2 निकलती हुई दिखेगी। हम किससे बात कर रहे हैं? 3 कार्बन, पायरुवेट से बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे दिखेगा। यहां निकला तो 2 कार्बन, उधर से निकल गए तो हो गए 3 के, मतलब 6 के 6 CO2 का हमें दिख रहा है कि कहां कहां कौन कौन से स्टेप में निकल रहा है। क्या हो गया? क्या समाधान? CO2 निकलती है कहां पर, कैसे पता लग जाएगा कि वहां तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो यहां पर हो गया। और इसके अंदर भी कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है? यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारेट के दोनों साइड में हुआ है। क्या बात समझ आ गई? बहुत सारी चीजें पता पड़ गई। एक तो साइकिल कैसे चलेगी और CO2 कैसे निकलेगा, ये पता लग गया। अब अगली बात आती है, सर ये NADH2, FADH2 और GTP और ये सब बनते कहां बनते, कैसे बनते, कैसे याद रखें? वैसे ही याद रखो जैसे मैंने याद रखा था अपने जीवन में, जब मैं तुम्हारी जगह पे था। जब मैं पढ़ता था तब मेरे को भी समस्या होती थी, तो उस समस्या का मैंने जो समाधान निकाला, जैसे याद रखा, वो मैं आज तक उसको यूज करता हूं। तुम भी उसको यूज कर लो। यदि तुम्हारे पास अलग से अपनी कोई तरकीब नहीं है तो मेरी तरकीब यूज कर लो। क्या तरकीब थी मेरे पास? कि मैं इसको देखता था, मेरे को अल्फा कीटोग्लूटारेट वो माइलस्टोन दिखता था जिसके आगे के स्टेप में, सारे स्टेप में एनर्जी निकलती थी सिवाय एक को छोड़ के। जितने स्टेप है सब में ऊर्जा बनेगी, एक में नहीं बनेगी बस। और इधर उसका उल्टा, सिर्फ एक में ऊर्जा बनेगी। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा कैसे, जरा देखें। तो मैंने देखा ऊर्जा बनानी है, बस सीक्वेंस ऑर्डर पकड़ा हुआ है मैंने कि किसके बाद क्या होता है, ऑर्डर पकड़ा हुआ है। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले ऊर्जा बना लेता हूं NADH2। सबसे ज्यादा भी तो NADH2 ही बनते, तो NADH2 बना लेता हूं। 2 चक्कर चल रहे इसलिए 2 बना रहा हूं। सबसे पहले तुमने अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद क्या किया? 2 NADH2 बनाया। सबसे पहले क्या बना लोगे? NADH2। फिर बना लोगे GTP बनती है, तो अगले स्टेप में बना लो GTP से GTP। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि GTP जो है वो तुरंत से क्या कर सकता है? ADP को अपना फॉस्फेट दे सकता है। यानी यदि ये अपना फॉस्फेट दे देगा तो खुद क्या बन जाएगा? GDP, और ADP को क्या बना देगा? ATP। यानी यहां पर GTP का बनना और ATP का बनना कपल रिएक्शन है, एक ही बात है, बराबर है। मतलब GTP इज इक्वल टू ATP। क्या बनता है? 2 GTP बनती है या 2 ATP बनती है, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, पहले GTP बोलो क्योंकि डायरेक्ट क्या बना है? GTP बना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? NADH2। फिर क्या बना दोगे? GTP। और फिर क्या बना दोगे? FADH2। लगातार ऊर्जा बनाते जाओ। NADH2, GTP और FADH2। फ्यूमेरिक और FADH2, FF एक पास में दिखना चाहिए, मतलब तुम सही ऑर्डर में चल रहे हो, तुमने कुछ गड़बड़ नहीं किया। फिर उसका सांस ले लो, यानी अगले स्टेप में सांस ले लो। तो यहां पर हमको ऊर्जा नहीं बनानी। क्या बनाया? NADH2, GTP, FADH2। सांस लेके फिर से NAD से NADH2। क्या बताया था अभी मैंने तुमको? इसके बाद वाले सारे स्टेप में एक को छोड़ के सब में ऊर्जा बनती है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? और ऊर्जा कैसे बनेगी? NADH2, GTP, FADH2, एक स्टेप छोड़ के NADH2। बात समझ में आ गई? फिर क्या बताया था? इसके इधर एक स्टेप में ऊर्जा बनती है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद में जैसे हो रहा था वैसे ही इसके पहले भी होता है। अब
अब क्या होता है हमारे मॉड्यूल में ये 2 स्टेप की फॉर्म में दिया होता है, इसलिए मैं 2 में लिख रहा हूं। वास्तव में क्या होता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट का बनना ये सिंगल स्टेप है, एक ही एंजाइम है जो काम करवाता है। ये बीच में टेम्पररी इंटरमीडिएट बनता है जिसको हमारी मॉड्यूल वगैरह में दिया हुआ होता है। तो इसलिए मैं पूरा बना लेता हूं, लेकिन बच्चों को बता देता हूं कि पूरा एक ही रिएक्शन है, यानी इसमें यहां CO2 निकल रहा है तो इसके पहले वाले में बना लो NAD से NADH2, यानी अल्फा कीटोग्लूटरेट के दोनों साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन। ये वाली रिएक्शन तो बिल्कुल इसकी जुड़वा भाई है, देखो ध्यान से। ये पायरुविक एसिड है कीटो एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है कीटो एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम में बना, वैसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, कोएंजाइम ए वाला प्रोडक्ट बन रहा है। वही NADH2 निकल रहा है, वही CO2 निकल रहा है, और बिल्कुल वैसे ही डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी होगा, बिल्कुल एक जैसे रिएक्शन। इनके भी कोएंजाइम बिल्कुल यही होंगे, फिर सेम। आई बात समझ में? तो मतलब उसी टाइप का रिएक्शन जो यहां पर बिल्कुल चल रहा होता है। चलो कोई बात नहीं, अब हमने देख लिया ऊर्जा कहां कहां बनती है। क्या समस्या का समाधान हो गया क्या? ऐसे तुमको ध्यान रख लेना है कि कहां कौन सी स्टेप में ऊर्जा बनती है। अब बारी आती है सर एंजाइम का नाम कैसे याद रखे हो, तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है तुम बोलो, यहां पर एंजाइम का नाम क्या होगा, डी हाइड्रोजिनेस। यहां पर एंजाइम का नाम बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे भाई एंजाइम का नाम बोलो, यहां पर कौन सा एंजाइम होना चाहिए, जोर से बोलो, डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर एंजाइम का नाम बोलो, जोर से बोलो, यहां पर एंजाइम का नाम बोलो, डिहाइड्रोजिनेस। ये दोनों एक ही स्टेप है। एंजाइम का नाम बोलो, वेरी गुड। अब देखो इतने सारे एंजाइम के नाम तो याद ही नहीं करने पड़े, जो रूल पढ़ा है उससे ही तुमको आ गए। अब 2-3 स्टेप तो बचे हैं, नहीं आता है तो जो सबस्ट्रेट है उसमें एज लगा दो, फ्यूमेरिक से मेलिक बोलो, फ्यूमेरेस। सिस एकोनिटेट से एसोसिएटेट बन रहे तो एकोनिटेस, सिस एकोनिटेस नहीं एकोनिटेस, एकोनिटेस बोलेंगे इसको। और इसकी रिएक्शन की उल्टी तो ये है, देखो यहां सिट्रिक से सिस बना है, यहां सिस से आइसोसिट्रिक बना, आइसोमरी तो बना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एकोनिटेस, सेम ही एंजाइम हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर होगी बात सबको। और सिट्रिक एसिड बनाने वाला तो सिट्रेट सिंथेस है, क्या रटना पड़ा भाई, मैक्सिमम चीज तो तुमको पता ही है। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो भी लॉजिकली हमको समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो क्रेब्स साइकिल जो है उसमें सब पता पड़ गया। अब तो हमको सीक्वेंस भी देख ली, कहां CO2 निकलता है वो भी देख लिया, कहां एनर्जी बनती है वो भी पता पड़ गया, और एंजाइम तो हमको ऑलरेडी ऑलमोस्ट पता ही है। बाकी बात आती है एनर्जी कैलकुलेशन, वो तो दिख रहा है यहां पर। एनर्जी कैलकुलेशन कितने चक्कर के लिए कैलकुलेट करूं, 4-2 क्रेब्स साइकिल। और देखोगे तो NADH2 बना है कितना, 2। इसका मतलब 2 या 6 ATP किससे बनेगा, बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कितने, नहीं 2 नहीं सॉरी, कितने, 6 NADH2 बने ना टोटल साइकिल के अंदर। कितना ATP हो जाएगा, 2 2 2 4 2 6। FADH2 के लिए बात कर रहे थे। FADH2 कितना बना है, 2। एक FADH2 कितने ATP के बराबर होते हैं जानते हो क्या, 2 के बराबर। टोटल 4 ATP बन जाएगी इससे भी, किससे, ETS एंड OP। NADH2 बन गया, FADH2 बन गया, GTP भी बनी है, GTP प्रोड्यूस्ड 2 GTP इक्वल टू 2 ATP। किससे बना है ये, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, आधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण।
रैक बन गया ना रिएक्शन में, तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई? टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड 18 4 22 2 24 एटीपी। इतनी एनर्जी इससे बन गई है। क्या एनर्जी कैलकुलेशन क्लियर है? क्या जो बन रहा है वही बनाया है। क्या हो बोलो, क्या भूख लगी तुमको? क्या वो जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते टाइम पहली लाइन लिखी थी, वो पहली लाइन सब बच्चों को एकदम क्लियर हो गई? सारा कार्बन CO2 बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? और जितना भी ऑक्सीडेशन हुआ है उस सब स्टेप में हाइड्रोजन किसने ले लिया? कहीं पे NADH2 ने, कहीं पे FADH2 ने। अब अगले स्टेप में इसका इंतजार कौन करेगा? यस, ऑक्सीजन। इसमें वाटर कहाँ कहाँ पे खर्च होता है? देखो, दो यहाँ पे खर्च हुआ ना, यहाँ पे निकल जाता है वापस, फिर यहाँ पे वापस खर्च हो जाता है, और दो वाटर यहाँ पर इस वाली स्टेप में भी खर्च होता है। नहीं सॉरी, इसके बाद वाली में नहीं, भूला नहीं बच्चे, फ्यूमेरिक के अकॉर्डिंग लिख दिया था। मैं किस लिए नहीं भूलता पता है? मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जब मैं फ्यूमेरिक एसिड को देखता हूं, तुमको ये फ्यूमेरिक एसिड दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है ये, और ये मैलिक एसिड मुझे कैसा दिख रहा है? आजो बच्चे, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं भूल कैसे सकता हूँ? नहीं भूल सकता। नहीं,
बस वही है। देखो क्या होता है कि ये चीजें हैं मुश्किल, लेकिन यदि तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उधर सही से पढ़ी है तो तुम चीजों को बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो। कि मैं अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड को और सक्सनेल को एंजाइम को देख रहा हूं, मेरे को इसकी पूरी स्ट्रक्चर नजर माइंड में है कि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड कैसा है। क्या टाइम पर याद नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, जो भी ये तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस है जो तुमको ये बातें बोलता है। आपने जो भी चीज पढ़ी होती है अच्छे से, वो आपको जब जरूरत पड़ती है तो जरूर याद आती है। हिंदी लिखना बहुत मुश्किल है, हाथ दुखने लग जाता है। हाँ, इंग्लिश लिखने में पता नहीं पड़ता है। क्रेप साइकिल हो गया ना सब बच्चों का? मैं तो मिटा रहा हूँ, जल्दी करो। क्या क्रिया? क्रिया जाता है? नहीं नहीं, क्रिया लिख दिया। हाँ, अब इंग्लिश पे आ जाते वापस।
अरे बच्चे तो एक ही चीज बोर्ड पे लिखा रहे हैं, आगे कैसे पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र वाली वो प्रक्रिया है जिसमें हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ईटीएस के द्वारा ऑक्सीजन को मिलेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा प्रोटॉन? वही हाइड्रोजन जो एनएडी और एफएडी के पास है। एनएडी और एफएडी के पास ये हाइड्रोजन कहां से आया है? उसने बहुत सारी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन किया था, वहां से हाइड्रोजन निकल है। यानी अल्टीमेटली हर एक अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन निकला हुआ था, वही कौन ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन ने ही वो सारे हाइड्रोजन निकलवाए थे जो अभी किसके पास मौजूद दिख रहे तुम्हें? NADH2 और FADH2 के पास। और ETS में वो उनसे बोलेगा लाओ मेरे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेरे लिए निकाल के लेके आए वो सब मुझे दे दो। किस प्रक्रिया के द्वारा? ETS के द्वारा। और उससे कुछ बच्चे बोले कि तो फिर ऑक्सीजन ने ऐसा किया क्यों? खुद ही चला जाता, डायरेक्ट ले लेता। क्यों बेचारे NADH2 को परेशान किया? NAD और FAD को क्यों परेशान किया? खुद ही चला जाता। लेकिन ध्यान रखो, यदि ऑक्सीजन उस अभिक्रिया में खुद चला जाता ऑक्सीकरण करने, एटीपी नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम वो बहुत क्विक रिएक्शन हो जाती और उससे जो ऊर्जा निकलती उसका बहुत पार्ट पॉसिबल था कि हीट की फॉर्म में चला जाता। लेकिन यदि उसे एटीपी में कन्वर्ट करना था तो उस ऊर्जा को कुछ ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से यूज करना था कि ये ऑक्सीकरण की ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित हो पाए। और इसीलिए उसने क्या किया? इसीलिए उसने ईटीएस के द्वारा उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रूप में उपयोग किया। और इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से क्या होता है? याद करो फोटोसिंथेसिस में जो तुमने प्रकाश अभिक्रिया पढ़ी थी, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ था? उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ऊर्जा की वजह से क्या हुआ था? प्रोटॉन की पंपिंग और उससे एटीपी का निर्माण। बिल्कुल वैसे यहां पर भी होता है। आई बात समझ में? इसीलिए अभिक्रिया में ऑक्सीजन अभी तक डायरेक्टली खुद नहीं गया था और लास्ट में अब काम आएगा। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये 5 कॉम्प्लेक्स और कुछ मोबाइल कैरियर लगे होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं समझते हो बच्चे? गतिशील वो वाला मोबाइल नहीं जो तुम यूज करते हो, गतिशील इलेक्ट्रॉन कैरियर, वाहक, गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक। हाँ यदि तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो उसका पाप मुझे ही लगेगा बच्चे। बिल्कुल सही बात है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चा जो अच्छा पढ़ता है, कुछ जीवन में अच्छी रैंक लाता है, अच्छा, तो उसका पुण्य भी टीचर को लगता है, और यदि कुछ नहीं करेगा तो पाप भी टीचर को ही लगेगा।
लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहा होगा। सब अपने जीवन में, डॉक्टर बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे होगे। हाँ, पाप मुझे तब लगेगा जब तुम में से कोई चोर बन गया। यस, तब मुझे पक्का पाप लगेगा। कोई मुझे बोलेगा देखो वो है तुम्हारा स्टूडेंट, चोर बन गया है, ऐसा। हाँ, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत कर लेना। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा पाप मुझे लगे। बाकी तुम लोग जीवन में अच्छा कर रहे होगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, तुम लोग मुझे मिलने आना। यस, मैं ही पार्टी दूंगा, चिंता मत करो। एड्रेस, एड्रेस सब रहेगा तुम्हारे पास, चिंता मत करो। सब जो भी बच्चे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, एड्रेस तो छोटी मोटी चीज है। लोगों को भगवान मिल जाते हैं, हम तो, तुम हमारे एड्रेस की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, दोनों के बीच का अवकाश, परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, और अंदर वाली झिल्ली के अंदर का सारा भाग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये सारे भाग होते हैं, इसके ऊपर लगे होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। मैं अरेंज करता हूं। कॉम्प्लेक्स 1 थोड़ा एल शेप का होता है, कॉम्प्लेक्स 3 बना रहा हूं। सबने लिख लिया यहां तक? अब ईटीएस को पढ़ने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, और सिर्फ उसी तरीके से तुम ईटीएस पढ़ोगे तो तुम्हारा भला होगा। कोई भी इसे रटने की कोशिश करेगा, कोई सोचेगा कि रट ले, पॉसिबल नहीं है। कोई सोचेगा एनसीईआरटी का डायग्राम जो है उसको समझ ले, पॉसिबल नहीं है। जो यहां पर पढ़ाऊंगा वही बात समझ में आएगी, और समझ भी तब आएगी जबकि तुम्हारे अंदर अर्जुन की क्वालिटी होगी। ये वाला अर्जुन नहीं, हमारे डॉक्टर अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूं अभी।
अभी मैं महाभारत वाले अर्जुन की बात कर रहा हूं कि यदि तुम्हारे सामने बहुत सारा कुछ जाल जैसा बना हुआ है, उसमें भी यदि मैं तुम्हें कोई एक रास्ता दिखाऊं कि देखो इस रास्ते पे चलना है, तो तुम्हें वो रास्ता नजर आना चाहिए, बाकी सब गायब हो जाने चाहिए। यानी ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाया धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जैसे पहले बताया कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, फिर मैं बताऊंगा इनसे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो NADH2 से कैसे होता है, FADH2 से कैसे होता है, प्रोटॉन की बंपिंग NADH2 की वजह से कैसे हो रही है और FADH2 की वजह से कैसे हो रही है, और फिर ATP कैसे बन रहा है। मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा एकदम लेयर बाय लेयर। लेयर नंबर 1, उसके ऊपर लेयर नंबर 2, और बहुत सीक्वेंस में, एक साथ खिचड़ी नहीं बनाऊंगा। यदि तुम सही से कंसंट्रेट करके देख रहे होगे तो तुम्हें सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान लगने लग जाएगा। यदि तुम रटोगे, यदि तुम सोचोगे घर पे जाके पढ़ लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। फिर तुम जो आज तक हाल था वैसे ही हाल तुम्हारा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए सब बच्चे जो है बहुत फोकस हो गए। अगले 15 मिनट जो है वो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। कोई पेन कॉपी कुछ नहीं, एकदम बैठो रिलैक्स होकर के और पूरी शिद्दत से तुम ये एक एक चीज को समझोगे। जितनी भी बार पढ़ाना है, जैसे भी पढ़ाना है, मैं क्लास में ही पढ़ाता हूं इस टॉपिक को। बच्चा यदि मुझे बाहर आके पूछता है सर मेरे को समझ नहीं आया, तो मेरे को मन करता है एक चाटा लगा दो इसके। जब मैं क्लास में इतना मेहनत कर करके पढ़ा रहा हूं, तो फिर तुम उस टाइम पे समझ क्यों नहीं रहे हो कि तुम बाद में आ रहे हो मेरे पास। हाँ, छोटा मोटा कोई पॉइंट अलग बात है, लेकिन कोई बोलता है कि सर ये पूरा प्रोसेस एक बार वापस से बता दो। नहीं, क्लास में क्या कर रहे थे तुम? तो इसीलिए बाद में बच्चा मुझे कॉपी किताब लेकर के इधर उधर भटकते हुए नहीं मिलना चाहिए कि ETS समझा दो समझा दो। यहां पर समझो, इससे बढ़िया तुम्हें दुनिया में कोई नहीं समझाएगा। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से अगले 15 मिनट जो है वो तुम्हें यहां पर देखना है और एक एक प्रोसेस को समझना है कि आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर 5 कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी 5 कॉम्प्लेक्स के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, रट लेना अच्छे से। कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो तुम्हें इस डायग्राम पे मैं बता रहा हूं कि ये है कॉम्प्लेक्स 1, एल शेप का, उल्टे एल शेप का। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, जिसके अंदर FMN FES ऐसे यौगिक होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है ये। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसका कोफैक्टर FAD होता है। मैं यहां पे रिएक्शन में यूज करूंगा, इसलिए मैंने अंदर नहीं बनाया है। और इसके साथ साथ FAD के साथ साथ इसमें FES भी होता है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B होगा, FES होगा, C1 होगा। लेकिन कमाल की बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में यूबिक्विनोन लिंक करने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स और 1 और 3 के बीच में यूबिक्विनोन, बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लेक्स 2 और 3 के बीच में भी यूबिक्विनोन लिंक करने का काम करता है। ठीक है, यानी ये हमने इन दोनों के बीच में भी बनाया और इन दोनों के बीच में भी बनाया। साइटोक्रोम C, ये भी मोबाइल कैरियर है, लेकिन ये कहां पर है? ये आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर है। कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम है साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स, इसमें 2 कॉपर केंद्र, तांबा केंद्र दिख रहे हैं, CuA और CuB। तो इस तरीके से ये 4 कॉम्प्लेक्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4 जो होते हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ETS के अंदर। किसमें भाग लेंगे? ETS में। और ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है ये पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि यहां पर तुम्हें ATP सिंथेज दिख रहा है, और इसको तो तुम भली बात ही जानते हो। ये वही लॉलीपॉप लागू स्ट्रक्चर है जिसे तुमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, जब तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था, और आज ये वापस से आ गया है। और इसके अंदर F0 बेस होता है, स्टॉक होता है, हेड होता है। तुम्हें पता है इसका बेस प्रोटॉन चैनल का काम करता है, हेड जो है वो ATP सिंथेज का काम करता है। और यहां पर ATP का बनना कौन समझा सकते हैं? यदि पीटर मिशेल आ जाए तो समझा सकते हैं, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू। एक झिल्ली हो, झिल्ली के ऊपर कुछ प्रोटॉन पंप लगे हों, प्रोटॉन की प्रवणता उत्पन्न कर देते हो, तो प्रोटॉन जब इधर से भागेगा तो ATP बनेगी। कौन बोलते थे? पीटर मिशेल। उसके द्वारा हम ATP का बनना समझा सकते हैं। यहां पर मैंने सिर्फ एक एक कॉम्प्लेक्स बनाया एक लाइन में, लेकिन ध्यान रखना जब हम बात करते हैं किसकी? मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन ऐसे लाइन नहीं होती, वो तो ऐसे एक सरफेस होता है, एक लेयर होती है, 2D में होता है।
यानी कॉम्प्लेक्स 1 यदि यहां पर लगा हुआ है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, तो कॉम्प्लेक्स 1 यहां लगा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स 2 यहां पर लगा हो या यहां पर लगा हो, चाहे उधर लगा हो, कॉम्प्लेक्स 3 इधर लगा हो, कहीं पर भी वो रेंडमली लगे हुए हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूबिक्विनोन मोबाइल है। यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को यदि 2 को देना और 2 वहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मोबाइल है, वहां जाके दे देगा। तो मेम्ब्रेन पे ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। हमने समझने के लिए एक सिर्फ ऑर्डर, एक एक कॉम्प्लेक्स जो है वो ले लिया है। आई बात समझ में कि किससे किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वो समझने के लिए हमने एक एक ले लिया है। इसी ऑर्डर में होगा, फिर भले ही जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हो वो लगे रहे, लेकिन ऑर्डर फिक्स होगा वही जो हम अभी बात करेंगे। इस पूरी कहानी का हीरो है कौन? ऑक्सीजन, O2, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चाहिए। किससे चाहिए? किससे चाहिए बोलो? NADH2 और FADH2, क्योंकि यही सारी रिएक्शंस में से हाइड्रोजन निकाल के इसके लिए लाए हैं। कैसे? डायरेक्टली नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? हमने बात की, डायरेक्टली लेता तो फिर ATP नहीं बनती। हम चाहते ATP बने, तो NADH2 के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेना चाहते तो कोई होना चाहिए जो NADH2 को तोड़ दे, किसमें? उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए। क्या इन पांचों कॉम्प्लेक्स में से कोई है जो NADH2 को तोड़ सकता है? क्या नाम है? NADH2 डिहाइड्रोजनेज। कौन सा कॉम्प्लेक्स? 1। यानी कॉम्प्लेक्स 1 के पास यदि NADH2 आया होगा तो इसने इसको ब्रेक कर दिया होगा। NAD में 2 प्रोटॉन निकाल दिए होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, लेकिन इसको लेने के लिए ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, यहां पर है। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन को तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स में नहीं छोड़ेगा, ये अपने सरफेस पे तोड़ रहा है, सीधे इसको अपटेक कर लेगा। FMN या कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में जो भी कंपोनेंट है, तुमको वो ऑर्डर ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ऑर्डर कॉम्प्लेक्स 1, फिर किसके पास जा रहा है वो ध्यान रखना है। तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास आया, कॉम्प्लेक्स 1 ने उसको दे दिया यूबिक्विनोन को। मान लो कॉम्प्लेक्स 1 में FMN से वो FAS के पास आया, तो FAS उस इलेक्ट्रॉन को क्यों ले? वो उसके मुंह पे मार दे, तू अपना इलेक्ट्रॉन खुद रख, मैं क्यों लू? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्यों लेके जाऊं मैं? क्यों मैं यूबिक्विनोन को दूं? और यूबिक्विनोन बोलता है कि मैं भी जाओ, मैं साइटोक्रोम BC1 को नहीं दूंगा, मैं तो खुद रख लूंगा या मैं किसी को और को दे दूंगा। आखिर वो इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक दूसरे को क्यों मिलता जा रहा है? रेडॉक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिल्कुल सही जवाब, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के पीछे जो कारण है, वो अगले से अगले अणुओं का यदि रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उस दिशा में जाएगा। जब हम प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करते थे तो रिडॉक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट किसकी वजह से विकसित होता था? प्रकाश ऊर्जा की वजह से होता था। याद करो, जब तक वो लाइट एनर्जी नहीं करता, यूज नहीं करता था, तब तक वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे नेगेटिव नहीं होता था। यहां पर ये क्यों नेगेटिव हो जा रहा है? क्योंकि जैसे ही NADH2 का ऑक्सीकरण होता है, यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और ऑक्सीजन का रिलेटिवली पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा। वहां प्रकाश की वजह से हो रहा था तो क्या नाम दिया था? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। यहां पर NADH2 के ऑक्सीकरण की वजह से होगा तो क्या नाम दोगे? ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी है यहां पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो क्यों इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के पास आया? क्योंकि यूबिक्विनोन का रिडॉक्स पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स 1 से ज्यादा है। यूबिक्विनोन देता है कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स को? कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो साइटोक्रोम B6F का भाई है। क्या तुमने कभी साइटोक्रोम B6F और UQ जो है वो PQ का भाई है? क्या इन दोनों को काम करते हुए तुमने कभी देखा था? PQ कितने प्रोटॉन को ट्रांसफर करता था? PQ प्लास्टोक्विनोन 2 को। और जब साइटोक्रोम BC1 के पास इलेक्ट्रॉन जाता था तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता था? B6F के पास जाता था तो Q साइकिल भी चल जाती थी। क्या फिर से 2 प्रोटॉन को पंप करता था? यस, बिल्कुल वैसा ही चीज यहां पर भी होगा। यानी यूबिक्विनोन खुद से कितने प्रोटॉन पंप कर सकता है? 2। और साइटोक्रोम BC1 की हेल्प से कितना कर सकता है? 2। टोटल कितना कर सकता है? 4। बस समझ में आ गई सबको? तो मान लो यूबिक्विनोन से आ गया साइटोक्रोम BC1 के पास। अब इसके बाद ये जब आगे ट्रांसफर करेगा तो ये देगा किसको? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C की लोकेशन क्या है? आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर।
साइटोक्रोम सी मोबाइल है, दो साइटोक्रोम नहीं बनाया, मोबाइल है इसलिए बताया ऐसे। इधर से लेके चला गया उधर, किसके पास? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लिया और फाइनली किसको दे दिया? हाफ O2 को दे दिया। यदि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, क्या ये O-2 बन जाएगा? और क्या यहां पर प्रोटॉन भी रिलीज हुआ है? क्या हमने बोला था ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को ले लेता है? तो क्या ये पानी पानी हो जाएगा? यस, ये पानी पानी हो गया। समझ गए क्या सब बच्चे? तो इस तरीके से ऑक्सीजन ने NaDH2 के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की यहां पर हमको एक ऑर्डर पता पड़ गई है, NaDH2 के इलेक्ट्रॉन के फ्लो का ऑर्डर। यस अर्जुन, नाउ यू टेल मी, किस कॉम्प्लेक्स से किस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जाता है NaDH2 का? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कॉम्प्लेक्स में जाएगा? कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 1। 1 2 3 4 करके बताओ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 उस इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 3 को। फिर उसके बाद साइटोक्रोम सी, और साइटोक्रोम सी किस कॉम्प्लेक्स को देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। और कॉम्प्लेक्स 4 किसे देगा? ऑक्सीजन। यानी इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन है? ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा? O-2, और फिर प्रोटॉन से रिएक्ट करके क्या कर देगा? पानी बना देगा। यस, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। क्या बात सबको समझ में आ गई? कोई बच्चा है जो बोलना चाहता है सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या चल रहा है कोई बच्चा ऐसा? आ रहा है सबको समझ में? बहुत ही बढ़िया। अब यदि हम ये मान के चलें कि ये NaDH2 का नहीं FADH2 का इलेक्ट्रॉन होता, तब कैसे ट्रांसफर हो रहा होता? तो उसको समझने के लिए अगेन जैसे मैंने बोला, अर्जुन बनना पड़ेगा तुम्हें। किसी को भी ये ब्लू वाली एरो दिखनी नहीं चाहिए। क्या ये ब्लू वाली एरो जो है वो तुम्हारी आंखों से गायब हो चुकी है? तुम्हें सिर्फ मेम्ब्रेन पे 5 कॉम्प्लेक्स लगे हुए दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो फिर देखो अब कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसने सबसे पहले क्या किया? वही FADH2 को ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि इसका कोफैक्टर क्या था? FAD। यदि वो डिहाइड्रोजनेशन करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, तो उसमें किस कोफैक्टर को यूज करेगा? FAD को। तो FADH2 को इसने ऑक्सीडाइज कर लिया और FAD में कन्वर्ट कर लिया। बदले में रिलीज कर देगा क्या? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। अब जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पिक किया था कॉम्प्लेक्स 1 ने, यदि ऑक्सीडाइज किया था, बिल्कुल वैसे यहां पर दिख रहे हैं। अभी तुमको ये कॉम्प्लेक्स, ये ब्लू एरो नहीं दिख रहा तुमको, अभी तुमको दिख रहा है FADH2 ने ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या हुआ? अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स ने पिक किया, कॉम्प्लेक्स 2 ने, और कॉम्प्लेक्स 2 दे देगा इस तरीके से यूबिक्विनोन। यदि कॉम्प्लेक्स 2 ने इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को दिया, वे रेडॉक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, तो यूबिक्विनोन अब किसको दे सकता है? साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी से फिर साइटोक्रोम सी, फिर 4, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या O-2 बन जाएगा? फिर क्या इसके पास H+ है यहां पर? यदि ये इस H+ से वापस रिएक्ट कर ले तो क्या फिर से ये पानी पानी हो जाएगा? यस। यानी अब की बार जब तुम NaDH2 के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देख रहे हो तो तुम्हें ये वाली चीज इधर की नहीं दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखनी चाहिए। क्या दिखना चाहिए? इतना पार्ट दिखना। दिख रहा है क्या? यस बच्चे बताओ। हाँ, FADH2 के इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो सबसे पहले कौन से कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आएगा? सेकंड वाले के पास। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन किसको देगा? UQ को देगा। UQ किसको देगा? साइटोक्रोम BC1 को देगा। फिर साइटोक्रोम BC1 किसको देगा? साइटोक्रोम C को देगा। और साइटोक्रोम C किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। O-2 बन जाएगा और प्रोटॉन के साथ मिलके पानी पानी। क्या हर बच्चे को बातें एकदम क्लियर दिख रही है? तुम्हें यही पूछा जाएगा एग्जाम में, किसके बाद इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूबिक्विनोन किस किस से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कॉम्प्लेक्स 1 से भी ले सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइटोक्रोम C किस किस कॉम्प्लेक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को करता है?
कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4। इस प्रोसेस का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? ईटीएस में कौन से कॉम्प्लेक्सेस भाग लेते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 to 4। क्या एक एक बात सब बच्चों को क्लियर है? यस, 5 ने पार्टिसिपेट नहीं किया ना। तो इस पूरे डायग्राम में ये जो ब्लू वाली एरो है ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बता रही है। लेकिन आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है रेडॉक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ये क्यों हुआ है? आखिर इससे क्या करवाना चाहता है? ये प्रोटॉन की पंपिंग करवाना चाहता है, यानी प्रोटॉन का फ्लो करवाना चाहता है। ये जो तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस दिख रही है, पंप है। कॉम्प्लेक्स 1 अपने आप में एक पंप है, 2 पंप नहीं है, 3 पंप है, 4 पंप है, यूबिक्विनोन पंप है, यानी ये प्रोटॉन को पंप करेंगे। पंप करने का मतलब क्या? क्यों बार बार पंप बोल रहा हूं? सांद्रता प्रवणता के विपरीत ट्रांसफर करेंगे। यस, बिल्कुल से। कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये 4 प्रोटॉन की पंपिंग कर सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा कितने प्रोटॉन पंप हो सकते हैं? 4 प्रोटॉन। सांद्रता प्रवणता के विपरीत, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्या इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी? वो कौन सी ऊर्जा है जिससे ये काम कर पा रहा है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? NADH2 के ऑक्सीकरण की वजह से हो रहा है। उस ऊर्जा से इसने प्रोटॉन को पंप कर दिया। कॉम्प्लेक्स 1 कितने प्रोटॉन को पंप करेगा? 4 को करेगा। यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन भी करता है, तो यूबिक्विनोन और कॉम्प्लेक्स 3 ये दोनों मिलके भी 4 प्रोटॉन को पंप कर सकता है। आई बात समझ में? क्यू साइकिल की हेल्प से दोनों मिलाकर के भी 4 प्रोटॉन को पंप कर सकते हैं। पंप बोल रहा हूं, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास आया? साइटोक्रोम C के पास। अब ये तो देख के पता लग रहा है ये पंप नहीं करेगा, बाहर है। तो कॉम्प्लेक्स 4, ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये 2 प्रोटॉन को पंप कर सकता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। यानी यदि मेरा सवाल है कि NADH2 का इलेक्ट्रॉन ETS में भाग ले रहा है तो टोटल कितने प्रोटॉन की पंपिंग होगी? 10 प्रोटॉन की पंपिंग होगी। अल्टीमेटली तुम देख रहे हो कि यहां पर प्रोटॉन की सांद्रता काफी बढ़ चुकी है। किसके अंदर? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। जब जब 4 प्रोटॉन अब पंप हो रहा है कि विस्तृत हो रहा है? विस्तृत हो रहा है, ट्रांसलेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उच्च से निम्न सांद्रता की। किसके आधार पर समझा रहे हैं हम? केमियोस्मोसिस। एक झिल्ली हो, उस पे पंप लगे हो, प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो जाए, तो जब प्रोटॉन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और एटीपी सिंथेसिस से आता है तो इसकी ऊर्जा का उपयोग करके इसके सिर पे कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में विक्रिया करके एटीपी का निर्माण कर देते। वही NADH2 की ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी बना दिया गया। आई बात समझ में? लेकिन यदि मैं इसी डायग्राम में तुम्हें बोलूं कि FADH2 के अकॉर्डिंग बताओ कि FADH2 ने यदि इलेक्ट्रॉन को भेजा, कॉम्प्लेक्स 2 पंप का काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। यूबिक्विनोन करेगा क्या? यस। कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। साइटोक्रोम BC1 की हेल्प से भी टोटल कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन। ये 4 प्रोटॉन जो इधर आते हुए दिख रहे तुम्हें, किसकी वजह से है? FADH2 का इलेक्ट्रॉन जब यहां से ऐसे गया तब। साइटोक्रोम C ने भी पंप किया क्या? नहीं। तो फिर क्या कॉम्प्लेक्स 4 ने किया क्या? कितना? 2 और टोटल कितना? 6। FADH2 की वजह से कितने प्रोटॉन की पंपिंग होगी? 6 की पंपिंग होगी। ओवरऑल प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ेगी, फिर से आएगा, फिर से एटीपी बनाएगा। कितने प्रोटॉन जब वापस आते हैं तो एक एटीपी बनता है? 4H+। कितने H+? 4H+। तो इसका मतलब इसी प्रक्रिया द्वारा हम देखते हैं कि एक NADH2 जो है वो बना देता है कितना? एक NADH2 से 3 एटीपी, एक FADH2 से 2 एटीपी बनता है, और 4H+ ट्रांसफर थ्रू F0 F1 फॉर्म्स 1 एटीपी। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लिखा है। क्या ये जो डायग्राम बनाया इसमें एक एक चीज एकदम क्लियर है क्या? आज रूम पे जाके पढ़ोगे, यही जो बातें बताई वो तुम्हें कॉपी में एनसीईआरटी में लाइन में लिखी हुई मिलेगी। ठीक है क्या? लिख डालो। अब किसी को पूछना है कुछ?
बाकी लोग लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ बच्चे, कुछ भी लिख सकते हो। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं इसलिए मैं आईपी लिखता हूं। कई जगहों पे पीआई लिखा होता है, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक का आई। कितने एटीपी बनेंगे फिर? 2.5। यदि तुमने इतना दिमाग लगा दिया तो तुम सही उत्तर पे पहुंच जाओगे बच्चे। NDH2 से कितने एटीपी आ जाएंगे तुम्हारे? 2.5। और FADH2 से 1.5। जब तुम इस कैलकुलेशन को करोगे तो तुम्हारा वो जवाब आ जाएगा जो तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हो, 30 से 32 एटीपी। आई बात समझ में? इसीलिए वो सही है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने उसको बोला नहीं ना, इसलिए अलग से लिख दिया कैलकुलेशन। यस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो रट लो। कोई भी बच्चे ने यदि ज्यादा दिमाग लगा दिया तो वो सही उत्तर पे पहुंच जाएगा, जो गलत है। कल को तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बना रहे होगे? 30 और 32, 30 या 32। जैसे अभी 36 और 38 बनाते हो, वैसे 30 या 32 एटीपी बना रहे होगे। तो आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है कि इस बच्चे ने दिमाग लगाया, अर्जुन ने बोला सर एक NADH2 से यदि 10 प्रोटॉन पंप हुआ और 4 से एक एटीपी बन रही तो NADH2 से तो 2.5 एटीपी बनेगी। आप तो 3 लिख रहे हो, इधर 2.5 बनेगी। यदि तुम 2.5 के अकॉर्डिंग और FADH2 से 1.5 बनेगी, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 30 या 32 आ जाएगा, जो तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे। लेकिन उसके लिए पहले मेडिकल कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा। और पहुंचोगे कैसे? रट के पहुंचोगे कि यदि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखो। और एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग जो है वो चीजें पता भी पड़ रही है कि हाँ क्या होना चाहिए। FADH2 का इलेक्ट्रॉन जो है, FADH2 का इलेक्ट्रॉन किसको मिला? यूबिक्विनोन को। कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन को, और फिर साइटोक्रोम BC1 को। तो यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम BC1 ने मिलकर कितने? 4 प्रोटॉन पंप कर दिया। फिर इलेक्ट्रॉन किसको मिला? साइटोक्रोम C को। C ने तो कोई पंपिंग नहीं की। फिर कॉम्प्लेक्स 4 को मिला, 4 ने कितने प्रोटॉन पंप कर दिए? तो टोटल 6 प्रोटॉन पंप हो गए। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और उस 6 की वजह से भी एटीपी बन जाएगी, है ना? ऐसे। क्या इतनी बातें क्लियर है सबको? ये इरेज कर दो ना। बस एक छोटी सी बात पढ़ा के फिर भेज देता हूं। 36 और 38 एटीपी वाला हिसाब जो है वो देख लो एक बार। एक बार देख लो, फिर भले ही लिखते रहना, जिसको ज्यादा टाइम लगे वो ज्यादा टाइम लेके लिख लो। इलेक्ट्रॉन शटल ये हमें बताता है कि आखिर क्यों कभी हम बोलते हैं 36 एटीपी का बनना, कभी हम बोलते हैं 38 एटीपी का बनना। हम देख रहे हैं कि इधर जो है वो साइटोप्लाज्म है और इधर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ईटीएस कहां पर चल रहा है? मेम्ब्रेन के ऊपर। ईटीएस में पार्टिसिपेट करने के लिए NADH2 FADH2 सबका यहां पर होना जरूरी है। अब हमने देखा साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस चला था जिसमें ग्लूकोज जो है उससे बना था पायरुवेट। बताओ कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस। और इससे 2 तो बन गया था एटीपी और 2 NADH2। नेट गेन यही था। अब यदि हम इससे एटीपी बनाना चाहते हैं तो पहले इसको कहां पर लेके आए? मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं, 2 शटल है। शटल का मतलब रिएक्शन। जैसे पहला शटल है उसका नाम है MA शटल। क्या नाम है? MA, मैलेट एस्पार्टेट शटल। क्या तुमने जब C4 पाथवे पढ़ रहे थे तब तुमने मां को देखा था? वो मां क्या कर रही थी? मीजोफिल सेल में NADH2 का हाइड्रोजन लेती थी और बंडल शीट में उसको वापस NADH2 बनाने में दे देती थी। याद आ रहा है? वैसे ही रिएक्शन यहां पर चलेगा कि कुछ ऐसी रिएक्शन जिसने यहां से NADH2 का हाइड्रोजन लिया और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जाकर के उसने उल्टा रिएक्शन चलाया और वापस क्या किया? उसी हाइड्रोजन को
निकाल डाला, किसके रूप में? NaDH2। तो बाहर से यदि 2 NaDH2 लिया था तो मैट्रिक्स में कितना पहुंच जाएगा? 2। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर बाहर आ जाएगा, फिर बार बार ऐसे काम करता रहेगा। तो उसका जो कंपाउंड हो मेलेट और एस्पार्टेट है जो अंदर बाहर कर रहे हैं, इसीलिए क्या बोला? मेलेट एस्पार्टेट शटल। अब 2 NaDH2 पहुंच गया तो टोटल कितना एटीपी बन जाएगा बता सकते हो क्या? 6 एटीपी। किसके थ्रू? ETS के थ्रू। यानी टोटल बोल सकता हूं कि एक ग्लूकोज यदि यहां पर काम कर रहा होता तो 38 एटीपी बन रहे होते। आई बात समझ में? लेकिन ये जीपी शटल कैसे काम करता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है। क्या चेंज है? कि यदि जीपी शटल काम कर रहा है तो जीपी शटल क्या करता है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर 2 FADH2 बनाता है। क्या बनाता है? यानी हाइड्रोजन लिया किससे? हाइड्रोजन लिया NaDH2 से। जब हाइड्रोजन देने की बारी आई तो किसको दिया? FAD को दे दिया। अंतर आ गया कि नहीं आ गया? को बच्चे बोलेगा सर क्यों दे दिया इसने FADH2 को? क्योंकि जो एंजाइम यहां पर रिएक्शन करवा रहा था उसका कोफैक्टर FAD था। उसको तो हाइड्रोजन देना है, वो तो क्या कर रहा है? इधर से हाइड्रोजन ले रहा है, उधर हाइड्रोजन दे रहा है। यहां पर NaDH2 से लिया, उधर NAD को दिया, तो NaDH2 का NaDH2। लेकिन यदि इधर NaDH2 से लिया, देते टाइम एंजाइम का कोफैक्टर कौन था? FAD। तो बन क्या जाएगा? FADH2। और FADH2 बन गया तो क्या यहां पर एटीपी के नंबर में कुछ गड़बड़ आ गई क्या? क्या 6 के बदले कितने एटीपी बनेंगे? 4 एटीपी। किस प्रोसेस के थ्रू? बाय ETS। इसका मतलब 1 ग्लूकोज विल फॉर्म हाउ मेनी एटीपी? 36 एटीपी। हाँ, इलेक्ट्रॉन शटल क्या कर रहा है? नाम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन शटल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का शटल या ट्रांसफर करने का काम कर रहा होता है। क्योंकि यहां 6 तुमने जो कैलकुलेशन किया ग्लाइकोलाइसिस के कितने? 8 किए थे। 6 + 2 8 ये तो किया था। तो 8 ग्लाइकोलाइसिस का हो गया और लिंक रिएक्शन का कितना हो गया? 6। 8 और 6 कितना हो गया? 14 और 24 उधर क्रेव साइकिल का कितना हो गया? 38 हो गया कि नहीं? वैसे यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होगा? अब यहां पर 4 ही काउंट करना पड़ेगा। 4 2 6 6 लिंक रिएक्शन का 12 और 24 उधर क्रेव साइकिल के अंदर 36। क्या हिसाब किताब बराबर है क्या हमारा? कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कल को कि सर हमारे को एटीपी का हिसाब किताब बराबर नहीं है? बराबर है सबका? ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।